चलिए बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक दफ़ा दोबारा कंफर्म कर लो ताकि मैं आज का सेशन स्टार्ट करूँ। बेसिकली 2 पॉइंट्स अभी मैंने डिस्कस करने हैं आपसे वेरी क्विकली, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऑनलाइन के पास मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी तो आप सबको भी ऑन बोर्ड ले लूँ। सबसे पहली बात यह है कि कल के सेशन पे मैंने जब आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को डिस्कस किया था तो आपका P1 का जो फर्स्ट इशू था, इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, उस पर मैंने 2 डॉक्यूमेंट शेयर किए। पहला डॉक्यूमेंट है जिसमें 13 मैंने जो है वो प्रिंसिपल्स ड्राइव किए हैं उसी लेक्चर से, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बुनियाद बन जाएंगे किसी भी टैक्सिंग इंस्टीट्यूट को देखने के लिए। और उसके बाद मैंने 15 केसेस की सॉर्ट ऑफ समरी शेयर की है केस स्टडी के नाम से। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और प्लीज़ एवरी डॉक्यूमेंट जो मैं आपसे शेयर करूँगा उसको संभाल के रखिएगा। आपको इंशाल्लाह मोर और लेस हर लेक्चर का कुछ ना कुछ पेपर भी मिलेगा, क्योंकि आप भी नोट्स बनाएंगे, मैं भी आपके सामने नोट्स बनाता हूँ, ये भी शेयर होंगे। बट इसके अलावा जो टॉप अप होगा ना, वो मेरे आपके साथ ये पेपर और डॉक्यूमेंट शेयर होते रहेंगे। ओके अच्छा, सेकंड पॉइंट मैंने आपको लास्ट क्लास के हवाले से ये बताना है। आज वैसे P2 है, अब नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बट एक पॉइंट और बता दूं, और वो क्या है कि जो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे, वो ये था, ये मेरे पास एक इंडियन बुक है और ये मैंने आपको बता रहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसकी 16 वॉल्यूम्स हैं। और मैं इसके लिए ये बात कहता हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माई प्राइज्ड पोजीशन। और इसके अंदर एक सिंपल सा पॉइंट होगा ना, सिंपल सा नुक्ता होगा, और उस पर इतना बड़ा मुल्क है तो जजमेंट्स हाई कोर्ट्स ज़्यादा हैं, तो इतनी जजमेंट्स होती हैं कि एक ही पॉइंट पे 200 सफ़े पे तो सिर्फ उसकी डिस्कशन चल रहा होता है, तो हमें कुछ ना कुछ अपने मकसद का मिल जाता है। इसीलिए दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बुक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे पाकिस्तान में ऐसी बुक नहीं है। पाकिस्तान में कमेंट्री अगर हो भी तो 2 वॉल्यूम की होगी और कोई ख़ास कमेंट्री अभी तक नहीं लिखी गई। मगर ये इन्होंने जो मैंने नुक्ता बताया था, देखिए वो मुझे नज़र आया तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक बात के। देखो जो मैंने पढ़ाया था भाई, वो इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड है। मैंने कहा था कि रूल मेकिंग की पावर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दी गई है बोर्ड को, लिखा है ना बोर्ड। मगर मैंने कहा था कि वो बुर्का पहन के ना लड़के को लड़की नहीं बना सकते, कैसे? और उस वक्त मैंने कहा था, अब ये सुनिएगा, ये इंडिया में भी सेम प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन उनका हमारा मिलता जुलता है, वहाँ पे भी ऐसा ही आर्टिकल है जो हमने पढ़ा था। ये सिर्फ थोड़ा ब्रीफली बता दूं क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी नॉलेज में ये चीज़ आ जाए, फिर मैं आज का सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ। ये लिखते हैं, नो टैक्स फी और अदर पेक्यूनियरी इम्पोजिशन में बी लेवीड बाय एन इंस्ट्रूमेंट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन अनलेस द स्टैट्यूट स्पेसिफिकली अथराइजेज इट्स इम्पोजिशन। अब सुनिएगा, even the omnibus power conferred by the expression, जो आपके टैक्स लॉ में ये लिखा होता है जनरल, ओमनिबस मीन्स कवरिंग एवरीथिंग, एक जनरल सी चीज लिखी होती है, ओमनिबस पावर गिवन होती है, कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट, ऐसे लफ्ज लिखे थे ना, कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, कहता है इसमें भी टैक्सेशन शामिल नहीं है, डज नॉट इंक्लूड टैक्सेशन। ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है आपका। वही पॉइंट जो मैंने आपको कहा था कि पावर टू मेक रूल का मतलब ये नहीं है इस बुरके में कि उसमें लिखा है कैरिंग द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस डज नॉट इंक्लूड इंपोजिशन ऑफ टैक्स। ठीक है, तो आप रूल मेकिंग पे, एसआरओस पे, इस पे ये नहीं कह सकते कि वो लायबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ये कल के लिए एक ऑब्जर्वेशन थी। बिस्मिल्लाह करते हैं आज के सेशन के साथ। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेकंड सब्जेक्ट है और वो है लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस, और ये शायद मैं कल भी बोल चुका हूं, आज दोबारा बोलूंगा, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो पाकिस्तान में कोई नहीं पढ़ाता सिवाय मेरे, और उसकी वजह क्या है, मेरा ही बनाया हुआ सब्जेक्ट है। ओके, लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस में क्या है, जो आपका काम होता है टैक्स अथॉरिटीज के साथ डील करने का। आप किस चीज पे डील करते हो टैक्स अथॉरिटीज के साथ? एक तो कंप्लाई, वो तो बता चुका हूं पहले सेशन में ओरिएंटेशन में कि काम क्या होता है, मगर ये सब्जेक्ट जो लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसमें आप सीखेंगे इनकम टैक्स लॉ के सारे नोटिसेस जो टैक्स पेयर को दिए जाते हैं। कॉर्पोरेट एंटिटीज हमारा स्पेशल फोकस है, और उसमें हम देखेंगे कि कंपनी को जो नोटिस दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं और उसका कैसे एक जवाब बनाया जाएगा, कैसे उसको
रिबट किया जाएगा। तो मेरा जो इस सेशन का डे 1 से पर्पस है कि जो कंपनीज इन हाउस रिसोर्स रखती हैं वो इन हाउस रिसोर्स ही अब उनके लिए बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव जो एआई है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, वो काम करके दे रहे हैं। तो इन हाउस रिसोर्स अब अकाउंटिंग नहीं देखे, फाइनेंसिंग नहीं देखे, अकाउंट और फाइनेंस के साथ टैक्स भी वही देखेगा। उस लायक उसको करना है, तो उसको पता होना चाहिए नोटिस कौन से और उसकी निटिग्रिटीज क्या है, जो एक लॉयर का काम होता है वो आप कर पाए। और सेकंड, जिन कंपनीज के पास इन हाउस रिसोर्स नहीं है, फिर वो यंग एडवाइजर के पास जाएंगे जो इसी कोर्स में बैठे हुए ट्रेन हो रहे हैं। राइट, दिस इज द पर्पस। तो उसको कैसे अचीव करेंगे? नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। और उसमें सबसे पहली बात यह है कि इस सब्जेक्ट का पर्पस इसलिए हमने रखा कि आपका एफबीआर से जो ताल्लुक है, जिस चीज से बनेगा उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है नोटिस। आप कहें ना कहें उधर से आई लव यू होगा, वन साइडेड लव है। आप कुछ भी कर लो, आप 3 दफा उसको डिवोर्स भी दे दोगे, वहां से वो नाता नहीं तोड़ते। ठीक है, ये अजीब सा ढीठ किस्म के लोग हैं जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, तो भाई इसलिए जरूरी है कि उसको फिर फेस किया जाए और उसको फिर हैंडल किया जाए। ठीक है, आते हैं कि नोटिस है क्या और उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले नोटिस के पीछे कामरान आपने एक क्वेश्चन भेजा है बेटा, मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं इसको गो थ्रू करूंगा। ठीक है, मगर थोड़ा अभी इस सब्जेक्ट की तरफ आता हूं, मैं बीच में थोड़ा कवरेज करके फिर आपके सवाल को गो रिप्लाई करूंगा। सेट है? देखिए, जो लॉ ऑफ टैक्स नोटिस है वो ये है कि अगर टैक्स के निज़ाम को, टैक्स के सिस्टम को आज जो मौजूद है, हमारे इनकम टैक्स लॉ में जो टैक्स का निज़ाम मौजूद है, तो उसको मैं समझाने के लिए एक आपको मिसाल दूंगा। और वो मिसाल क्या है? ड्राइविंग ऑन शारे फैसल, ये जो जिस पे हम अभी बैठे हैं शारे फैसल पे, राइट, ड्राइविंग ऑन शारे फैसल। देखिए, अगर आपने भी ड्राइविंग सीखी होगी, यकीनन हमने भी सीखी, करके भी आए हैं और सीखी भी थी इसी सिटी में। आपने भी ड्राइविंग सीखी है, मैंने भी सीखी है। भाई ये कराची वाले जो है ना, वो सुन लें कि आप जब ड्राइविंग सीखते हैं, कोई किसी से सीखता है, कोई किसी से सीखता है, दोस्तों से ज़्यादा सीखते हैं। मैंने भी एक दोस्त से सीखी, तो उस बंदे ने 2-3 बड़े अच्छे उसूल सिखाए थे। एक उसूल बताया कि भाई जब साथ में मौलवी या औरत हो तो रास्ता उसको देना, क्योंकि मौलवी जन्नती होता है, कंफर्म्ड जन्नती, उसको तुम दोज़खी दिखोगे, तो उसको तो उससे कम्पीट नहीं करना, उससे लड़ नहीं सकते तुम मौलवी। और कहता है जब भी पीछे से तेरी गाड़ी ठुके ना, समझना कि किसी लड़की ने मारी है, वो पीछे से ढड़म होगा। मगर उसने एक उसूल सिखाया था, क्या था वो? ये था कि भाई ड्राइविंग में आ रहे हैं, यहाँ चल यहाँ चल। अब मैं तो वो स्टीयरिंग और ब्रेक में फंसा हुआ था शुरू में, तो वो रास्ता बताता और फिर जब मुझे लगा ना कि यार वो मुझे लाया शारा फैसल पे, द मोमेंट आई रियलाइज कि शारा फैसल आ गया, तो मैंने उसको मोटी सी गाली दी और मैंने कहा तू किधर लेके आया? और उसने बोला तारिक, अब गलती की गुंजाइश, शारा फैसल पे गलती की गुंजाइश नहीं होती बेटा, हैवी ट्रैफिक। तो हुआ क्या भाई, बड़ा डर के हमने शारा फैसल से निकले, एग्जिट मिला, मैंने रोका, उसको जो गालियां जो आती थी दे दी। तो इधर कैसे लाया? कहता है अब बताओ कॉन्फिडेंस बढ़ा? मैंने कहा हाँ यार, ड्राइविंग आ गई भाई, तब से लेके खुद ड्राइव कर लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि एक लीगल रिक्वायरमेंट है और वो है लाइसेंस होना जरूरी है ड्राइवर के पास। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताएं मुझे, शारा फैसल पे ड्राइविंग लाइसेंस चेक हो सकता है किसी का? सब ड्राइवर का चेक कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। इसका मतलब शारा फैसल पे ड्राइवर्स को कैसे डील किया जाता है? सब चलो भाई चलो भाई चलो भाई, और रोकते किसको हैं? जिस पे होता है शक। भाई शक होगा कैसे? उसकी निशानियां होती हैं, टिंटेड ग्लासेस होंगे, फैंसी नंबर प्लेट होगी, या चलाने वाला कोई अमीर बाप का छोटा बच्चा होगा, हैं, उसको रोक लेंगे, रोको रोको रोको। तो होता ये है कि उसको रोक के पहला सवाल क्या पूछते हैं? लाइसेंस है, किधर है? एग्जैक्ट ऐसे ही आपका टैक्स का निजाम काम करता है। आइए जरा टैक्स के निजाम को इससे लिंक करते हैं। देखिए कैसे, देखिए हम इनकम टैक्स में, चूंकि इनकम टैक्स एक एनुअल टैक्स है, पूरे साल का टैक्स पे करते हैं, तो हमें इनकम टैक्स में साल में जो कुछ हमने कमाया, यानी इन अदर वर्ड्स हमारी टैक्सेबल इनकम एंड हमारी उस पे आने वाली टैक्स लायबिलिटी,
ये दोनों हम रिपोर्ट करते हैं एवरी ईयर, करते हैं ना एवरी ईयर। अब मैं आपसे पूछता हूं किस डॉक्यूमेंट में हम ये रिपोर्टिंग करते हैं? वो डॉक्यूमेंट कहलाता है रिटर्न, राइट, रिटर्न। तो सवाल ये है कि अगर आपको फॉर अ टैक्स ईयर, फॉर व्हाट, फॉर अ टैक्स ईयर, अब टैक्स ईयर की भी आपको 1 जुलाई से, टैक्स ईयर 2 किस्म का होता है, नॉर्मल एंड स्पेशल। ये चीजें गैप फिल करूंगा, डोंट वरी। ये आप नहीं कहेंगे कि हमें बेसिक्स नहीं आती, बेसिक भी आ जाएंगे आपको। से टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से 2025 और 30/6/2026 ये टैक्स ईयर है, जुलाई टू जून। अभी सिर्फ इतना कर लें टैक्स ईयर, मगर इसके अलावा भी हो सकता है, जनवरी दिसंबर भी हो सकता है। ओके, इतना सिर्फ सुन लो कि अगर वो 30 जून एंडिंग के साथ 12 महीने होंगे, वी विल कॉल इट नॉर्मल टैक्स ईयर। और अगर कोई एंडिंग कुछ और हो गई तो वी विल कॉल इट स्पेशल टैक्स ईयर। ऑलराइट, तो फॉर अ टैक्स ईयर हम पे कितना टैक्स बना, हमारी टैक्सेबल इनकम क्या है, हमारी टैक्सेबल इनकम, हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या है, वो डिटरमिन किससे होगी? हु विल डिटरमिन इट? हु विल डिसाइड कि इस साल की इनकम क्या है, इस साल का टैक्स क्या है? तो इसका मतलब द क्वेश्चन इज ऑफ डिटर्मिनेशन। हु विल डिटरमिन इट? सवाल है डिटर्मिनेशन का। तो अब सुनिएगा, डिटर्मिनेशन करने का मतलब है कि एक तराजू है, उसमें तोला जाए कि वजन कितना है। ओके, आपने इन टाइम मूवी नहीं देखी है? इन टाइम, इन टाइम नहीं देखी आपने? इन टाइम एक मूवी है, इन टाइम नहीं देखी, देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है मनी का। व्हाट इज मनी? उसका नया कॉन्सेप्ट है, और वो मनी का कॉन्सेप्ट ये लाए, वालेकुम सलाम, वो मनी का कॉन्सेप्ट है। इट्स अ वंडरफुल मूवी। वो कॉन्सेप्ट ये लाए हैं कि मनी इज द लाइफ दैट यू हैव, द आवर्स एंड द मिनट्स दैट यू हैव। तो चाय पीनी होगी ना, तो आपको 15 घंटे देने पड़ेंगे, 1 घंटा देना पड़ेगा लाइफ का। एंड सम पीपल हैव लाइक रिच, तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और कुछ रोज कमाते हैं, और अगर उनको इतनी इनकम नहीं मिलेगी, यानी लाइफ नहीं मिलेगी, तो मर जाएंगे। तो आपकी इन टाइम की तरह किसी की इनकम हाथ पे लिखी हुई नहीं होती। टैक्स वाले को कुछ नहीं पता चलेगा कि आपकी इनकम क्या है। मुझे ये बताएं कि कोई बंदा अपनी बीवी को इनकम बताता है, तो एफबीआर को कहां से बताएगा? जब बंदा बीवी को नहीं बताता, उसे छुपाता है, तो एफबीआर को कौन बताएगा? तो प्रॉब्लम है हु अर्न्स व्हाट। इसको कैसे हल करें? उसका कोई मेजरमेंट तो नहीं है ना, उसकी कोई डिवाइस तो नहीं है ना। तो इसीलिए एक सिस्टम डिजाइन किया गया है, एंड वी कॉल इट असेसमेंट। नाउ व्हाट इज असेसमेंट? दिस इज अ टेक्निकल वर्ड। असेसमेंट इज अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस which determines 2 things. Which determines what? Which determines taxable income and tax liability of a person for a tax year. Which means every year की income कितनी, every year की tax liability कितनी, this needs to be worked out. और जो process इसको work out करता है, we call it assessment. अब असेसमेंट का मैं कनेक्ट करूंगा शारा फैसल की एग्जांपल से। असेसमेंट का ओल्ड सिस्टम, नॉट न्यू, ओल्ड सिस्टम। ये ओल्ड सिस्टम क्या था? ओल्ड सिस्टम ये था कि टैक्स पेयर की लायबिलिटी सिर्फ ये थी, टैक्स पेयर का काम ये था कि वो एवरी ईयर रिपोर्टिंग करेगा। क्या रिपोर्ट करेगा? अपनी इनकम और उस पे बनने वाला टैक्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो रिपोर्टिंग करेगा जिस डॉक्यूमेंट पे, वी स्टिल कॉल इट रिटर्न। और जैसे ही रिटर्न आएगा किसके पास? डिपार्टमेंट के पास। तो नाउ एफबीआर, उस दौर में कहलाता था वो सीबीआर। एफबीआर में एक ऑफिसर को कहते ही उस दौर में क्या थे? असेसिंग ऑफिसर। अब असेसिंग ऑफिसर का नाम नहीं इस्तेमाल होता, असेसिंग ऑफिसर कहते थे उसको, क्योंकि वो क्या करता था? असेसमेंट। कैसे? वो उठाता था उस रिटर्न को और मांगता था इसकी बैकिंग, कि ये रिटर्न बना कैसे, इसके पीछे कौन कौन से
कौन कौन से रिकॉर्ड हैं, मसलन बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाओ, ठीक है, और अदर डॉक्यूमेंट्स लाओ, बैंक स्टेटमेंट, इनवॉइसेस, उसकी बेसिस पे मैं चेक करूंगा कि इनकम सही है या नहीं है, और फिर वो इस एग्जामिनेशन को, ये जो एग्जामिनेशन की ना उसने, इस एग्जामिनेशन को एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रिकॉर्ड करता था, एंड द डॉक्यूमेंट वाज नोन एज असेसमेंट ऑर्डर। और इसमें डिटर्मिन, नाउ दिस इज वेयर डिटर्मिनेशन हो चुकी, ये डिटर्मिन कर देता था क्या, वही दो चीजें जिसकी शुरुआत हुई थी, फाइनल कर दिया कि फॉर दिस ईयर टैक्सेबल इनकम ये एंड टैक्स लायबिलिटी है, ये हो गया प्रोसेस। मगर इस सिस्टम को मैंने ओल्ड सिस्टम क्यों कहा, वो इसलिए कि ये सिस्टम अब एग्जिस्ट नहीं करता, अब इस सिस्टम में आ गए ये चेंजेस, क्योंकि इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थे, ये सिस्टम इफेक्टिव नहीं रहा। क्यों इफेक्टिव नहीं रहा इस सिस्टम में, देखिए सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, हर बंदे की तलाशी होगी, आओ भाई तलाशी दो, तो भाई कितने लोगों की तलाशी लोगे, हर किसी की, क्यों, हर किसी का रिटर्न चेक किया जाएगा, फिर असेसमेंट ऑर्डर पास होगा, यानी दो काम होंगे, एक्टिविटी ऑफ असेसमेंट भी होगी एंड उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर। तो ये इतना लेंथी प्रोसेस था कि जब नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स थोड़ा बढ़ा तो इट कुडंट हैंडल इट, कोलैप्स हो गया। और फिर कोलैप्स कैसे हुआ, वो कोलैप्स ऐसे हुआ कि उसकी कहानियां भी मैं डिपार्टमेंट में हूं, मैंने सुनी है, नए नए गए डिपार्टमेंट में, 2006 में मैंने जाके पहली दफा सीट पे बैठे, 2004 से लेके ट्रेनिंग हुई, फिर 6 में जाके बैठे तो उसमें वो लोग मौजूद थे जो पुराने निजाम के थे, कहते थे सर क्या दौर होता था, पुराने दौर को याद करते थे, सर आजकल तो कुछ भी नहीं है सर, दौर तो वो। तो मैंने कहा यार ऐसा उस दौर में क्या था, किसी दिन हिम्मत पकड़ी, उससे सवाल पूछ लिया कि यार ये जो तुम पुराने दौर को रोते हो था क्या, कहते सर बड़े अच्छे दौर हुआ करते थे, हमारे प्यून भी खुश होते थे, कहते कभी कभी हम तो गर्मियों में, उस वक्त कहता है एसी नहीं होते थे कमरों में, पुराने दौर में पाकिस्तान गरीब था तो कहाँ एसी होता था, कहता है हम तब भी कोट पहन के आते थे। मैंने कहा क्यों कोट क्यों पहन के आते थे, वो जेब ज्यादा हो ना, पॉकेट ज्यादा होते हैं, तो पॉकेट ज्यादा होते थे सर, लिफाफे सर लिफाफे। अच्छा, तो कहते कभी कभी क्या होता था, कोई एक आध लिफाफा गिर भी गया तो कहते हमारे प्यून इतने ईमानदार होते थे, अगले दिन कहते साहब आपका लिफाफा गिर गया, समझ गए, क्योंकि प्यून का पेट भी भरा हुआ था, ये होता था भाई मसला, समझ आ गए। और फिर मैंने कहा अच्छा यार ये तो मिड लेवल का बंदा था, किसी सीनियर से भी पूछ कहानी, कभी हिस्ट्री लिखूंगा मैं अपने डिपार्टमेंट की, किसी सीनियर के पास गया, मैं कहा सर वो फलां बंदा कह रहा है डिपार्टमेंट के ये हालात होते थे, ये आपको क्या लगता है, हाँ यार तारिक बस ना पूछ, वो भी उसमें। वो कहते तुझे पता है यार तारिक इस वक्त तो, वो सीनियर था मुझसे भी ना, यार तुझे पता है तारिक यार देखो इस वक्त तुम्हारे पास कितने टैक्स पेयर हैं, मैं कहा सर मेरी ज्यूरिसडिक्शन में आ जाते हैं 5000 टैक्स पेयर हैं मेरे। आपको पता है जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर होता था मेरे पास 5000 नहीं 300 टैक्स पेयर थे, क्यों, मैं 300 अपने लिए रखता था, बाकी दे देता था, बाकी ये 300 की असेसमेंट मैं खुद करूंगा, मतलब ये मेरा माल, और 5000 में बाकी किसका, भाई ये सुपरवाइजर, ये क्लर्क, ये इंस्पेक्टर, ये बड़े बाबू सब में बांट देते थे। ओके, तो सबके, तो भाई असेसमेंट ऑर्डर कौन लिखता था, जिसका जिम्मा था वो नहीं लिखता था, वकील साहब लिख के आते थे, कोलैप्स हो चुका था सिस्टम। असेसमेंट ऑर्डर भी खुद लिखो, आओ बस जो करना है करो और चले जाओ, समझ गए यार, ये तो डिपार्टमेंट का हाल हो गया था। और ऑब्वियस सी बात है जब इस लेवल पे पहुंचता है तो एक कुदरत का निजाम है, चीजें खुद ठीक भी होती हैं। तो पहला प्रॉब्लम ये था कि सिस्टम कोलैप्स कर गया बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ टैक्स पेयर थोड़े बड़े, और दूसरा करप्शन था। और इन द मीन टाइम वेस्टर्न कंट्रीज एक अच्छा निजाम बना के बैठे थे, हमने उसको कॉपी किया, और वो था शारा फैसल निजाम। अब ये शारा फैसल कैसे निजाम है, आए वापस उसे कनेक्ट करते हैं। अब क्या हुआ, क्या शारा फैसल पे हर किसी को चेक करेंगे या कहेंगे जाने देंगे, तो टैक्स में भी यही निजाम लाया और उस निजाम को नाम दिया गया सेल्फ असेसमेंट।
अब सेल्फ असेसमेंट का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता क्योंकि वो है ही सेल्फ असेसमेंट और इसका सेक्शन है 120। अब जरा सुनिएगा, मैं थोड़ा टेक्निकल भी हूँगा, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज आपको भाई ट्रेन करना है यार। मतलब वो जैसे मुर्गे को लड़ाते हैं तो क्या मारते हैं? पानी। आपने देखा है मुर्गे लड़ाने वाले के तो पानी मारते हैं। मैं भी तो पानी मारूं तुम लोगों को लड़ाने के लिए तैयार कर रहा हूं भाई। देखिए रिटर्न जब फाइल होता है ना, तो रिटर्न की रिक्वायरमेंट किस सेक्शन में है? 114। ये रिटर्न अगर कंप्लीट है तो क्या बन जाता है? सेल्फ असेसमेंट बन जाती है। अब जरा इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दें, सेल्फ असेसमेंट कैसे बनता है? ये कहां लिखा है? सेक्शन 120 में लिखा है भाई। अब समझने की बात यह है कि असेसमेंट कौन करेगा। नया निजाम जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने इंट्रोड्यूस किया और ये 1 जुलाई 2002 से इन्फोर्स हुआ, वो ये था कि एवरी टाइम अ टैक्स पेयर फाइल्स अ कंप्लीट रिटर्न तो समझा जाएगा कि असेसमेंट भी हो गई। अब आपको आके किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, विच मीन्स के प्लीज इंश्योर वन थिंग, योर रिटर्न इज कंप्लीट, नॉट करेक्ट। आई एम नॉट सेइंग करेक्ट, बस उसके कॉलम फिल हो, साइन वाइन हो, एनेक्स्चर हो, मुकम्मल हो, बस। बाकी चीजें बाद में देखेंगे, गलती कोताही बात की बात है, चेक बाद में करेंगे। पहले वो वजन कराता था, समझ गए वजन, अब वजन कराने की जरूरत नहीं है। आओ रिटर्न फाइल करो, सेल्फ असेसमेंट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? हु इज असेसिंग टैक्सेबल इनकम, हु इज असेसिंग टैक्स लायबिलिटी? द टैक्स पेयर हिमसेल्फ। तो नाम क्या पड़ गया उसमें? सेल्फ असेसमेंट। आपके मुल्क में सेल्फ असेसमेंट का निजाम 2001 से पहले भी था, मगर वो लिमिटेड था। कहते थे ये रिक्वायरमेंट जो पूरी करेगा वो सेल्फ असेसमेंट में होगा, बाकी हमसे असेसमेंट कराएंगे। मगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने जो चेंज किया वो था यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट लॉन्च कर दी और हम भी बन गए यूएसए यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट। अब यूएसए आजकल अच्छा लगता है बुरा लगता है? ट्रम्प तो अच्छा लगता है यार मुझे, हाँ एंटरटेनमेंट लगी हुई होती है। मैं मगर उसको यूएसए को ए से ऐड करना चाहता हूं, सेल्फ असेसमेंट स्कीम। इन अ वे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 क्यों लाना पड़ा? क्योंकि वो एक नई स्कीम लाना चाह रहे थे, व्हिच अप्लाइज टू एवरी टैक्स पेयर, नो कंडीशंस अप्लाइड। यू फाइल अ रिटर्न, इट्स कंप्लीट सेल्फ असेसमेंट, हो गई आपकी असेसमेंट। तो राइट नाउ मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बेसिक्स पे लाता हूं वापस, ताकि बेसिक्स के जरिए आज के टॉपिक को मैं कनेक्ट करके एक जो आज का ऑब्जेक्टिव है वो हासिल करूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इनकम टैक्स मंथली टैक्स है कि एनुअल है? एनुअल टैक्स, राइट। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स हम हर साल पे करेंगे, एनुअल टैक्स, राइट। अब हर साल को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द टेक्निकल टर्म? इट्स अ टैक्स ईयर, ओके। जिसकी दो किस्में हैं, मैंने दो मेंशन किए अभी तक। एक को कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर और दूसरी को स्पेशल टैक्स ईयर। बाकी चीजें छोड़ दें, क्या निशानी होगी इसकी? 30 जून एंडिंग होगी इसकी, दिस इज द निशानी। और बाकियों में कोई और एंडिंग होगी, अदर, कुछ भी हो सकती है वो। अब इस टैक्स ईयर के लिए फॉर एवरी टैक्स ईयर यू हैव टू पे इनकम टैक्स, करेक्ट? Now to calculate income tax you need to work out income, correct? Taxable income, correct? अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये फैसला कौन करेगा कि what is your taxable income for tax year? For tax year, what is your taxable income? What is your taxable income and tax liability? ये कौन डिसाइड करेगा? ये फैसला करेंगे हम खुद। क्यों? क्योंकि निजाम है सेल्फ असेसमेंट। हम किससे करेंगे भाई? हम कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे कि वी विल इंश्योर वन थिंग ओनली, वी विल फाइल अ कंप्लीट रिटर्न, दैट्स इट। एंड दिस रिटर्न इटसेल्फ अब दो फंक्शन परफॉर्म करेगा। पहले इसका एक रोल हुआ करता था, पहले रिटर्न सिर्फ क्या फंक्शन परफॉर्म करता था? रिपोर्टिंग। अब ये रिपोर्टिंग के अलावा इसका दूसरा रोल भी आ गया, इट हैज बिकम अ डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर। कोई बताएगा मुझे कि डीम्ड लफ्ज का क्या मतलब है?
यानी ये है नहीं, अजम्पशन करवाई गई है। नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन। इनकम टैक्स लॉ में, सेल्स टैक्स में आपको बार बार एक टर्म मिलेगा, इधर विद द वर्ड डीम्ड और ट्रीटेड और अज्यूम्ड। इसको कहते हैं फिक्शन ऑफ लॉ। क्या कहते हैं इसको? फिक्शन ऑफ लॉ, विच मीन्स के लॉ हमसे क्या करवा रहा है? अजम्पशन करवा रहा है, और वो अजम्पशन किसी पर्पस को हासिल करने के लिए करवा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है क्या? दो लफ्ज उसमें पाए जाते हैं, लफ्ज तो और भी हैं। एक वर्ड इस्तेमाल होता है या तो डीम्ड, या लफ्ज इस्तेमाल होता है ट्रीटेड। ये इंडिकेट कर रहा है कि रियलिटी में वो चीज नहीं है, मगर लॉ कहता है हमें अज्यूम कर लो। क्यों? टू अचीव अ पर्पस। अब आपसे सवाल पूछता हूं, क्या रिटर्न असेसमेंट ऑर्डर है? हो गया ना, क्योंकि लॉ ने कहा उसको मानो, मगर रियलिटी में है नहीं, क्योंकि रिटर्न ऑर्डर थोड़ी होता है। वो क्या करता है? वो तो रिपोर्टिंग करता है, वो तो एक फॉर्म है, इंफॉर्मेशन देने के लिए है। मगर लॉ ने कहा नहीं, वो इंफॉर्मेशन देने के लिए है, रिपोर्टिंग के लिए है। बट नाउ इसे एक स्टेटस और दिया जा रहा है, एंड दिस इज व्हाट? डीम्ड असेसमेंट। अब नाउ एक बात समझिएगा, सेल्फ असेसमेंट का निजाम देखें कैसे, पहले कैसे होता था असेसमेंट का निजाम? असेसमेंट का निजाम कैसे हुआ करता था? दो डॉक्यूमेंट होते थे, वन डॉक्यूमेंट बाय टैक्स पेयर, द अदर डॉक्यूमेंट बाय assessment officer. The document by taxpayer was known as return और document by officer was assessment order. अब सेल्फ असेसमेंट में भी अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट एक्चुअल हो तो दोनों टैक्स पेयर इशू करेगा। रिटर्न में रिपोर्टिंग करके फिर ऑर्डर कैसे पास करेगा? आई फाइल रिटर्न, आई फाइल्ड द रिटर्न, आई डिक्लेयर्ड सच इनकम, तो खुद को बुरा थोड़ी कहेगा। वो ये थोड़ी बोलेगा कि मैंने गलत किया था, टैक्स एविजन की थी, गलत रेट लगाया था। इसका मतलब अब ऑर्डर की सेपरेट जरूरत नहीं रही। हाँ बेटा, ओके, तो सेपरेट जरूरत नहीं रही, तो उसे अलग लिखने की जरूरत नहीं रही। देयरफॉर क्या किया गया? रिटर्न को क्या मान लिया गया? ऑर्डर, सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपकी कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है और वहां से आपको कहा जा रहा है टैक्स बताओ आपने सही दिया है कि नहीं दिया। आपका करंट ईयर का टैक्स, आप अपनी टैक्स ऑब्लिगेशन पूरी कर रहे हो, कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का मतलब आप एज ए इंडिविजुअल बाहर जा रहे हो, कॉर्पोरेट एंटिटी हो, हेड ऑफिस मांग रहा है, कोई भी कहीं पे भी आपको सबूत देना है कि आप प्रॉपर टैक्स पेयर हो, कंप्लायंट हो, टैक्स देते हो। व्हाट इज द डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करोगे to prove that you are a proper taxpayer? रिटर्न अलग से। हाँ, अब वो रिटर्न इटसेल्फ इज द सेल्फ असेसमेंट। ओके, फिर ये जो आपने कहा ना सिस्टम में वो उसी डेटा को इंपोर्ट करके उसी डेटा को इंपोर्ट करके आपके सिस्टम में, पता है क्या कहता है? रिटर्न का डेटा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होके एक 120 का सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर बन जाता है, एंड यू कॉल इट असेसमेंट ऑर्डर। मगर वो अलग थोड़ी है भाई, उसी से निकला है। That's it. इसका मतलब क्या है? सेल्फ असेसमेंट का निजाम। अब आपको पहला, मैं आज के सब्जेक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव में अचीव कर गया हूं आज के लेक्चर के लिए। अब मैं जाता हूं सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ, फिर कनेक्ट करूंगा, आप चीजें समझना शुरू करेंगे। पहले बताएं, असेसमेंट समझ आया? सारे फैसल समझ आया? किसे समझ आया भाई? सबको जाने दो। सेल्फ असेसमेंट सब सही है, सब सही है, किसको रोको? शक। तो इसी तरह इन डेप्थ किसे चेक करेंगे? जिस पे शक होगा। तो सब सही है, सब जाएं, सब रिटर्न ठीक है, सबका टैक्स है, तो शक किस पे करेंगे? जिसकी निशानियां होंगी। ओके, अब आपका लेट सपोज एक टैक्स ईयर लेते हैं और वो टैक्स ईयर है आपका से 2025, उसका रिटर्न फाइल हुआ, उसका टैक्स रिटर्न फाइल हुआ। उस रिटर्न में अगर सपोज करते हैं कि कुछ निशानियां थी जो उनको नजर आती हैं, मसलन
आपने प्रोविजन की डिडक्शन ली हुई है ना। प्रोविजन क्या है भाई? प्रोविजन क्या है? अगर एक एक्सपेंस हुआ हम उसकी डिडक्शन लेते हैं, इनकम से माइनस करते हैं। मगर कभी कभी क्या होता है, इवेंट नहीं हुआ होता, लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, मगर हमें पता है होगी। यू हैव रीजनेबल एश्योरेंस के, जैसे वारंटी के क्लेम आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। कितने परसेंट? हमें पता है हिस्टोरिकली 3%। तो 3% खर्चा एक तरफ कर लो, क्योंकि किस पे लगेगा? किस नाम से? प्रोविजन फॉर वारंटी। होगा ना, मगर हुआ तो नहीं है ना, तो टैक्स उसको नहीं मानता। टैक्स कहता है रियलिटी पे आओ, ये प्रोविजन नहीं मानूंगा मैं। मगर आपके रिटर्न में प्रोविजन क्लेम हुआ है, टैक्स वाला क्या कहेगा? रुको भाई रुको, सवाल पूछो इससे, ये क्या है? तो उसके अपने अपने क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया पे वो उसको चेक करेंगे। मिल गए ना, तो आपका रिटर्न को डिटेल्ड स्क्रूटनी में ले जाएंगे, और उस डिटेल्ड स्क्रूटनी को कहते हैं ऑडिट, जिसका सेक्शन है 177 ऑडिट। ओके, अब आप जरा आ गए हैं कुछ ऐसी चीजों पे। तो लेट्स सपोज सीधा ऑडिट, हां ऑडिट, यस। ऑडिट का मतलब क्या है? आपका डिक्लेयर्ड वर्जन, ये है आपका डिक्लेयर्ड वर्जन, और वो ही आपका डिक्लेयर्ड वर्जन क्या बन चुका है? असेस्ड वर्जन। असेस्ड वर्जन हो चुका है। अब मगर हमें था शक, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट है। देखो, सेल्फ असेसमेंट में सारा टैक्स कौन वर्कआउट कर रहा है? खुद कर रहे हैं। अब सोचें, क्या सेल्फ असेसमेंट में टैक्स, अगर सारा फैसला टैक्स पेयर ने करना है, तो हमें टैक्स लॉ में क्या लिखना पड़ेगा? पहले पेज पे लिखना पड़ेगा, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। तो ये टैक्स तो नहीं हुआ ना, तो भीख हो गई ना, है? तो ये थोड़ी होगा भाई। इसीलिए इस सेल्फ असेसमेंट पे कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। निजाम अच्छा है, सेल्फ असेसमेंट हो, चेक एंड बैलेंस हो। अब चेक एंड बैलेंस क्या है? कि भाई आपका डिक्लेयर्ड वर्जन जो असेस्ड हो चुका है, हम उसको चेक करेंगे। हो सकता है सही हो, जब आपको इस प्रोसेस से गुजारा जाएगा ना, तो ऑडिट कहलाएगा। ऑडिट में क्या होगा? आपको लानी पड़ेगी उसकी बैकिंग। किसकी बैकिंग? डिक्लेयर्ड वर्जन की। और बैकिंग क्या है आपकी भाई? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाओ, चेक करवाओ सेल्स, चेक करवाओ एक्सपेंस, चेक करवाओ सैलरी, सारे चेक करो। और चेक करने के बाद अगर कुछ भी नहीं निकला, तो एनडी है। एनडी क्या है? नील डिमांड, नो डिमांड। एनडी कैसे? हम ऑफिस में बोलते हैं भाई एनडी कैसे? एनडी 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 का मतलब क्या है? नील डिमांड। क्यों? इसने सब सही टैक्स दिया हुआ है। तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या ऑडिट एडवर्स एक्शन है या न्यूट्रल एक्शन है? एडवर्स है या न्यूट्रल है? एडवर्स कहते हैं जो लाजमन खिलाफ हो, न्यूट्रल का मतलब है वी डोंट नो। तो ऑडिट इज न्यूट्रल, ऑडिट इज नॉट नेसेसरली एडवर्स। न्यूट्रल हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है आपकी गलती निकल आए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आप आए किस चीज पे कि एक तरफ रिटर्न फाइल हुआ, उसको उन्होंने स्क्रूटनी में ले लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगे, डिटेल मांगी। जब हमने डिटेल प्रोवाइड की, उसने क्रॉस मैच किया, सवाल जवाब हुए और पता चला सब टैक्स सही था, ओके हो गया। टुडे यूजिंग दिस फोरम मैं एक कंपनी की तारीफ करना चाहता हूं यार। अब मुझे नहीं पता उसके टैक्स अफेयर्स मेरे, मगर पुरानी बात है भाई, एज असिस्टेंट कमिश्नर वो केस मुझे आज भी याद है। मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ। फार्मास की एक पाकिस्तानी कंपनी है, उसका नाम है मार्टिन डाउ। यार रियली मैंने कहा भाई, उस बंदे ने, कंपनी सेक्रेटरी ने कहा, और मुझे आज भी, हालांकि कितने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑडिट्स किए होंगे, उसने कहा सर मेरा केस क्लीन है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, प्रोड्यूस वन वायलेशन और मैं आपको उतरी टैक्स पे कर दूंगा। कहा वाह यार। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, टैक्स पर इतना बड़ा चैलेंज कर दे भाई। मैं लग गया काम से, कुछ नहीं मिला। एक छोटी सी थी, एक कोई एक्सपेंस क्लेम किया था उसने, वो एक्सपेंस 1 लाख रुपए का था, और वो क्या था? कैपिटल एक्सपेंस था। उसने कहा ये क्या यार 1 लाख रुपए हैं, छोड़ दो, मटेरियल चीजें। मगर एक चीज नहीं मिली मुझे। मैं गया अपने बॉस के पास, वो बंदा LLM फ्रॉम हार्वर्ड, वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट। मैंने कहा सर कुछ नहीं मिला इस केस में, आपसे इजाजत लेने आया हूं, मैं क्लीन इसको चिट दे रहा हूं, मैं एक ऑर्डर पास कर रहा हूं।
और तूने ऐसे कैसे हो सकता है भाई, कौन क्लीन चिट देता है भाई यहाँ पे। मैंने कहा सर आप देखो, वो बंदा शुरू हो गया सर यार ले लो यार, कुछ भी नहीं है इसमें, क्लीन। एंड मैंने उसका ऑर्डर लिखा था, पहला जुमला क्या लिखा था, द कंपनी हैज मेंटेन्ड बुक्स रिलीजियसली। रिलीजियसली इतने जबरदस्त, जो पेपर मांगो मिल जाता था, जो चीज पीछे वाउच हुई होती है हर चीज मौजूद है। तो भाई उस केस में कुछ भी नहीं हुआ, नील, कुछ भी नहीं है भाई, हमने तारीफ भी लिख दी उसकी, ठीक है। मगर अगर वो चीज नहीं होगी, पीछे बुक्स नहीं होंगे, तो सवाल तो उठेगा ना। अब सवाल उठने की वजह हमेशा चोरी नहीं होती, सवाल उठने की वजह पीछे प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं करना होता। अब क्या होता है, ज्यादातर ये जो यंग एडवाइजर्स हैं आप में से, वो सुने, आपके टैक्स पेयर ने प्रॉपर बुक्स नहीं रखे होते। कौन रखता है यार, वो धंधा करे या बुक्स रखे। ओ भाई आपकी कंपनी ने रखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों ने रखा होता है, उनके लिए तो पूरे सिस्टम्स होते हैं, उनके लिए तो मैटर करता है, मगर छोटी कंपनी के लिए तो नहीं होता ना। तो आपने ऐसे केसेस को भी संभालना होता है। ये नहीं होता कि नहीं जी जो क्लीन क्लीन होगा वो इधर, और जो गंदे गंदे होंगे तो भाई उसको भी तो सीधा करो, किसी ने उनकी भी हेल्प करनी है, रास्ते पे उनको भी लाना है। तो अब देखिएगा, आ रहे हैं हम पहले टॉपिक की कोर की तरफ, पहुंच चुके हैं कोर तक। कोर क्या है? कोर ये है कि लेट सपोज आपका जो रिटर्न था वो फाइल हुआ, कंप्लीट था, सेल्फ असेसमेंट में जा चुका है। इसका मतलब ये है कि ये रिटर्न अब डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनाइज किया फाइल होने के बाद, और वहां बनाया गया डेस्क ऑडिट। ये डेस्क ऑडिट क्या होता है? ये उनका अपना ऑफिस की रिपोर्ट है, जिसमें विदाउट कॉन्टेक्टिंग टैक्स पेयर, जो रिटर्न की बेसिस पे जो उनकी अपनी एनालिसिस है वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें क्या देखते हैं जी, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम समझते हैं कि इस पे सवाल उठते हैं। अब वो क्या रीजंस हो सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उसी के लिए तो सब्जेक्ट है ना इश्यूज एंड सॉल्यूशंस। वो इश्यूज एंड सॉल्यूशन बनाए इसलिए कि वो इश्यूज बताऊं जो वो उठाएंगे या उठाते रहे हैं, और सॉल्यूशंस क्या है वो डिस्कस करेंगे हम। तो पैरेलल सब्जेक्ट ऐसे डिजाइन किया है मैंने कि एक तरफ टेक्निकलिटी सिखाऊं, दूसरी तरफ इश्यूज सिखाऊं, ताकि यू आर एबल के उसका प्रॉपर जवाब दे सको, प्रॉपर तरीके से उस चीज को आप हैंडल कर सको। तो डेस्क ऑडिट बनने के बाद, अब डेस्क ऑडिट बनाता है नॉर्मली असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। थोड़ा सा इस पे भी मैं बात करूंगा, ये थोड़ा रैंक वैंक की बात करूंगा ताकि आप कुछ समझ आए, ऑफिस का वर्क हैंडल कर सको उनका। और ये जाता है नॉर्मली किसके पास? एडिशनल कमिश्नर के जरिए कमिश्नर के पास। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ये वो बंदा है जिसके पास प्राइमरी पावर है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, ग्रेड 20 का ऑफिसर होता है। हम कहते हैं कमिश्नर इज किंग, समझ गए भाई? है ना, कमिश्नर इज किंग, वो सारी पावर उसके पास है यार, बाकियों को तो वो पावर बांटता है, और जो अच्छा नहीं लगता वापस ले लेता है। हाँ? तो इसीलिए भाई, तो अब कमिश्नर साहब क्या करते हैं, अब ये फैसला कि मैं ऑडिट में सिलेक्ट इस केस को करूं या ना करूं, एसीडीसी का नहीं है, एडिशनल कमिश्नर का नहीं है, ये फैसला किसका होता है? कमिश्नर का। कमिश्नर पहला डिसीजन लेता है कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट की बेसिस पे सफिशिएंट रीजंस हैं, यस इसको ऑडिट में लाना चाहिए। तो कमिश्नर क्या करता है? सेक्शन 177 में मौजूद दो पावर्स हैं, दो, एक पावर एक्सरसाइज करता है, पावर है ऑडिट में सिलेक्ट करना, और दूसरा है ऑडिट कंडक्ट करना। दो अलग बातें हैं, ऑडिट सिलेक्शन और ऑडिट का कंडक्ट। ऑडिट सिलेक्शन दो जगह है। ऑडिट सिलेक्शन का एक पावर है ये जो कमिश्नर के पास है। किसके पास है पावर? ये कमिश्नर के पास है। एक है 214C, ये भी है ऑडिट सिलेक्शन का सेक्शन, मगर वो बोर्ड के पास पावर है। एफबीआर कभी कभी क्या करता है? बैलेटिंग करके ऑडिट के लिए सिलेक्ट करता है, वो वहां पे है। सिलेक्शन आपकी ऑडिट में दो सेक्शंस में हो सकती है, वन केस टू केस बेसिस फॉर द रीजंस जो उन्होंने खुद देखे, एंड द सेकंड इज बैलेट। बैलेट, और बैलेट की पावर है 214C में, मगर वो पावर किसके पास है? बोर्ड के पास है। अब दूसरी पावर है पावर टू कंडक्ट ऑडिट। ऑडिट एक्चुअल वर्क है, वो कमिश्नर खुद नहीं करता, और इवन बोर्ड भी खुद नहीं करता। ये काम फिर इन्होंने ही करना होता है, छोटूज ने, फिर वापस जाता है एसीडीसी के पास। अब कमिश्नर क्या करता है? दो खत लिखता है, एक लिखता है टैक्स पेयर को कि योर केस हैज बीन सिलेक्टेड फॉर ऑडिट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, उसको प्रिलिमिनरी रीजंस गिनवा देता है।
और फिर कहता है कि फलां ऑफिसर आपसे राब्ते में आ जाएगा। फिर दूसरा खत लिखता है उस ऑफिसर को, द केस हैज बीन सिलेक्टेड, नाउ प्रोसीड विथ ऑडिट। अब अगला जो खत होता है वो कहलाता है इस बंदे का आईडीआर। नाउ व्हाट इज आईडीआर? इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट। वो एसईआरडीसी जिसने उसका डेस्क ऑडिट बनाया था, वो अब इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट या रिक्विजिशन करेगा। आपसे कहेगा मुझे ये डॉक्यूमेंट दे दो, और वहां जब आप पहली दफा ऑडिट के वो डॉक्यूमेंट्स देखते हो ना, तो आप पता है क्या सोचते हो? एक ही चीज रह गई है, निकाहनामा नहीं मांगा, बाकी सब मांग लेते हैं। वो निकाहनामा छोड़ के बाकी चीजें मांग लेता है, वो कहता है ये भी ले ले। हाँ? अब यहां ये स्ट्रेटेजी सीखेंगे, ये बहुत आगे भी आएगा। ऑडिट, इस ऑडिट को बजाते खुद ऑडिट नोटिस सब्जेक्ट है हमारा। मैं तो आज तो स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं ना, स्ट्रक्चर पढ़ा के एक नोटिस तक लाऊंगा, मगर आपको जब ऑडिट नोटिस पढ़ाऊंगा ना तो स्ट्रेटेजीज टू हैंडल भी सिखाऊंगा। अब एक स्ट्रेटेजी क्या है जो मेरे साथ हुई थी, खुद के साथ। मैंने कहा ऑडिट, और आया जी उसकी कॉल आई एडवाइजर की, सर वो तुन्नी साहब आपका एक ऑर्डर आया हुआ है, आईडीआर आया हुआ है, बताएं कौन कौन सी डिटेल देनी है। मैंने कहा सारी ना भाई, मैं फोन पे क्या बोलूंगा, नहीं सिलेक्टेड, नहीं सारी। आपको पता है दुनिया भर का ऑडिट जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कहते हैं सैंपल बनाओ। क्यों? सारा डेटा आप हैंडल नहीं कर सकते, हमारा इनकम टैक्स लॉ कहता है सारा देखो। अब एक बंदा रजिया 50 गुंडों में फंस गया, क्या करेगा यार, कितना ऑडिट करेगा बताएं? और ऊपर से डिमांड के प्रेशर अलग, कमिश्नर साहब के, भाई नालायक हो गए हो तुम, काम नहीं कर रहे हो। तो बहरहाल जैसे कैसा निजाम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज देख के अल्लाह में यकीन पक्का हो गया कि अल्लाह है। ऐसा मुल्क चल रहा है ना भाई, अल्लाह है ना यार, चल रहा है ना। जैसा भाई ऑडिट का कख नहीं इंप्लीमेंट होता, मगर फिर भी ऑडिट होता है। मेरा बस चले ना तो मैं ऑडिट किसी और तरीके से चलाऊं भाई, ये ऑडिट नहीं है जैसे चलाते हैं ये। इसको मतलब यार, इसको ऑडिट थोड़ी कहते हैं यार। ऑडिट करने चाहिए साल में 2 या 3 या 4, मगर ऐसे कि जैसे वो यूके और यूएस में होते हैं। कैसे होते हैं? पूरी उसके साथ तैयारी करके द मोमेंट ऑडिट शुरू होता है तो शेयर गिरना शुरू होते हैं, टिक 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 टिक, क्योंकि सबको पता चलता है भाई कुछ तो होगा, ये ऑडिट कर रहे हैं। ऐसे हाथ ही नहीं डालो, क्या जरूरत है भाई आप लोगों को तंग करते फिरे, मगर हाथ डाले तो सबको पता, फिर देखो सारे विजिलेंट हो जाएंगे। ना ना ना, मुझे एक बात बताएं यार, बड़े टैक्स पेयर्स का इसमें क्या इंटरेस्ट होगा? अपना नुकसान कराना? कभी भी नहीं करेंगे। वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपना बड़ा नुकसान कभी नहीं करेगा। वो कहा लानत भेजो, दे दो 200 मिलियन भाई, 200 मिलियन, हाँ हाँ हाँ, क्या 200 मिलियन है, एम ही है भाई, तुम और हम लोग हैं जो 200 मिलियन सुन के कहते हैं अगर ऐसे होते तो काम ही नहीं करता, साइलेंट चला जाता, हाँ जिंदगी सुकून से गुजारता। ओके, तो बात ये है कि यहाँ पे जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम के वो उस वक्त सीखेंगे, मगर इस वक्त ऑडिट नहीं पढ़ रहे। इस वक्त क्या पढ़ रहे? स्ट्रक्चर सीख रहे हैं लॉ ऑफ टैक्स नोटिस का, कि आखिर ये क्यों है, ये सब्जेक्ट क्यों इन्वेंट किया भाई ने? भाई इसलिए किया क्योंकि ये कैसे हैंडल होगा, इसका स्ट्रक्चर। बस आखिरी पॉइंट तक पहुंचा हूं, फिर मैं आऊंगा वो एक असल चीज की तरफ, एक नोटिस इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ओके, डेस्क ऑडिट हुआ, उसके बाद आईडीआर आ गया। अब आईडीआर में डिटेल, वो पता है क्या करता है, स्ट्रेटेजी सुने उसकी क्या थी। तो साहब सारा रिकॉर्ड ले आऊं? मैं कहा हाँ सारा रिकॉर्ड। आर यू श्योर? मैंने कहा यार इसीलिए तो तुम्हें लिखा है सारा रिकॉर्ड। ठीक है। 2 दिन बाद बंदा आता है, सर कहाँ रखूं रिकॉर्ड? मैंने कहा किधर है? सर खिड़की से देखें, वो ट्रक खड़ा था, सुजुकी लाया था, सुजुकी भर के। मैंने कहा ये क्या है? सर रिकॉर्ड आपने तो बोला था। अब मुझे एक बात बताए, उस सुजुकी का मैं क्या करूंगा? चने तो मैं बेचता नहीं हूँ कि मैं उसमें पेपर चलाता उसके, हाँ, या वो जो चिप्स बेचने वाला, चल बेटा पेपर चला। यार इस रिकॉर्ड का फायदा क्या? तो इसका मतलब क्या है, जब सारा रिकॉर्ड मांगे ना तो उसको फ्लड कर दो नॉनसेंस के साथ। इफ द क्वेश्चन इज नॉनसेंस द आंसर विल बी डबल नॉनसेंस। भाई सीधी एक बात पूछना मुझसे, बस टू द पॉइंट। ऑडिट क्या होता है यार, वो हम इसको स्ट्रेटजीज बनाएंगे। अच्छा बेटा, मगर अब आए इस चीज की तरफ। ये मेरे साथ हो चुका है वो इतने पेपर दे देंगे, इतने पेपर देंगे, या बिल्कुल नहीं देंगे, या बिल्कुल नहीं देंगे, या इतने पेपर देंगे कि एक पेपर काम का नहीं होता। और मैं भी पागलों की तरह लगा हुआ हूं, कुछ मिल ही नहीं रहा।
ओ भाई वो असल पेपर थोड़ी देगा और इतनी समंदर देगा, चल बेटा तैर उस पे। अच्छा जी, अब आ जाए इस चीज की तरफ। हुआ क्या भाई, ऑडिट में नजर आ गया, क्या नजर आया, प्रोविजन नजर आ गया। एक और बात, लैंड को डेप्रिशिएट किया हुआ है बंदे ने, है लैंड डेप्रिशिएट होती है क्या? नो 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 नो, लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती। तो इशू बन गया, बन गया। और भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, वो इशू हम सीखेंगे इश्यूज एंड सॉल्यूशंस में कि क्या क्या इश्यूज होते हैं। तो इश्यूज को वो क्या करेंगे, कन्फ्रंट, और इसको कहते हैं शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस क्या है? लॉ ऑफ टेक्स नोटिसेस। ओके, फिर मिलेगी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और फिर सेटिस्फाइड नहीं हुए तो पास करेंगे ऑर्डर। अब जरा स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट चारों तरफ से। अब जरा कनेक्शन देखिएगा कैसे बनता है। थोड़े सेक्शंस लिखूंगा, डरिएगा नहीं। सबसे पहले रिटर्न फाइल हुआ सेक्शन 114 का, ये हुआ रिटर्न फाइल, जो कवर हो गया सेक्शन 120 में और बन गया क्या, सेल्फ असेसमेंट। और फिर उसे सिलेक्ट किया गया किसमें, ऑडिट में, यूजिंग सेक्शन 177। और फिर ऑडिट के नतीजे में आ जाती हैं क्या, डिस्क्रेपेंसीज, क्वेश्चंस, जिसे शो कॉज नोटिस में 122 सबसेक्शन 9 में कन्वर्ट किया गया। दिस इज आवर नोटिस नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ टेक्स नोटिस का नोटिस नंबर 1, शो कॉज नोटिस अंडर 122(9). सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट ये आप याद रखिएगा कि आपका काम आधी जिंदगी 122(9) को हैंडल करना है। सब नोटिस एक तरफ, 122(9) एक तरफ, ठीक है। सबसे ज्यादा काम होता है 122(9) को हैंडल करना। टैक्स पेयर्स, एडवाइजर्स एफबीआर के खतूत को लिफ्ट नहीं कराते, द मोमेंट 122(9) आता है जाग पड़ते हैं, अरे ये तो एफआईआर कट गई, अब तो इसको जवाब दो, नहीं तो इसका अगला क्या होगा, वो पास करेगा। अभी मैंने क्या लिखा था, ऑर्डर, और वो पास करेगा 122(1) का ऑर्डर। तो ये 122 दो जगह आया, सुनिएगा अब इस 122 का नाम, ये है अमेंडेड असेसमेंट। आ गई सेकंड असेसमेंट, अमेंडेड असेसमेंट। तो कौन सा ऑर्डर बना, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर बन गया। अब मैं आपसे दो असेसमेंट के नाम सुनना चाहता हूं, दो असेसमेंट के नाम सुनना चाहता हूं, सेल्फ असेसमेंट एंड अमेंडेड असेसमेंट। क्योंकि ये जो दे उसका भला नहीं है, इसमें अगर नहीं दोगे तो अमेंडेड होगी असेसमेंट, वो अमेंड करके तुमसे टैक्स ले लेंगे। मगर अब आपसे सवाल ये है, अमेंडमेंट पे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या अमेंडमेंट न्यूट्रल एक्टिविटी है या एडवर्स है? एडवर्स, क्योंकि इसमें क्या होगा, टैक्स बढ़ेगा। तो अब इसका मतलब है ये सिटीजन और टैक्स पेयर और पर्सन के खिलाफ कोई काम हो रहा है विच इज एडवर्स। यहां आके अब मैं आपको समझाने वाला हूं फिलॉसफी ऑफ नोटिस क्या है। दिस इज फिलॉसफी ऑफ टैक्स नोटिसेस। क्या टैक्स नोटिसेस की फिलॉसफी है? फिलॉसफी ऑफ टैक्स नोटिस ये है कि सिटीजन के साथ, पर्सन के साथ, टैक्स पेयर के साथ नेचुरल जस्टिस के कुछ उसूल हैं, नेचुरल जस्टिस के कुछ उसूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसके मुताबिक चला जाए। अब नेचुरल जस्टिस के उसूलों में से एक बुनियादी उसूल है, एंड वी कॉल इट ऑडी, गाड़ी नहीं, ऑडी, अल्ट्रेम पार्टेम। ये एक लीगल उसूल है। किसी ने सुना है ऑडी अल्ट्रेम पार्टेम? इसका मतलब है nobody will be, can be condemned unheard.
कंडेम्ड का क्या मतलब है? उसके खिलाफ सजा आना। कंडेम्ड, अनहर्ड, किसी के खिलाफ एडवर्स एक्शन नहीं ले सकते जब तक कि उसे सुनोगे नहीं। इसी चीज को हम सादा जबान में कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और इसी को इंश्राइन किया गया है किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? नोटिस की फॉर्म में। तो नोटिस क्यों दिया जाता है बताएं, अब आपको समझ आया? नेचुरल जस्टिस की रिक्वायरमेंट है। कोई ऑर्डर पास नहीं हो सकता जो एडवर्स हो जब तक के नोटिस नहीं दिया जाए, जब तक कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जाए। अब सुने, अब जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के लिए नोटिस है ना, उसके लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। नंबर 1, अगर सेक्शंस में वो रिक्वायरमेंट मेंशन्ड है, जैसे हमने अभी अभी देखा कि लिखा है 122(1) का ऑर्डर नहीं हो सकता जब तक कि 122(9) का नोटिस नहीं दिया, लिखा हुआ है। तो अमेंडमेंट हो ही नहीं सकती जब तक के नोटिस नहीं दिया गया होगा, हो ही नहीं सकती अमेंडमेंट। स्ट्रेट ऑर्डर नहीं पास हो सकता। अब मैं आपको इसकी एक रियल लाइफ केस बताता हूं ताकि रेशनल समझ आए कि ये क्यों जरूरी है नोटिस। एक दफा एक टैक्सपेयर ने एक स्पेशल डेप्रिसिएशन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, एंड वी कॉल इट इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस आप पढ़ेंगे जब इशूज में आएंगे, तो बिजनेस में डेप्रिसिएशन एज अ टॉपिक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा फोकस कॉर्पोरेट एंटिटी रहेगा, तो इसीलिए वो सेक्शंस जो कि कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए नहीं है वो मैं एज अ बोनस करके वो आपको दे दूंगा, मगर इन लाइव क्लासेस में नहीं होगा। हाँ, जहां जहां गेप्स ना आए तो मैं हर बेसिक चीज भी कवर करूंगा। तो अदर देन कॉर्पोरेट, तो मैं इस दफा पढ़ा रहा हूं कॉर्पोरेट टैक्सेशन, ताकि आप कंपनीज में जाके घुस जाएं और कंपनी में बैठे तो टैक्स को आप खुद संभाल लें, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हो या फिर आप एडवाइजरी कॉर्पोरेट एंटिटीज की कर सकें, दिस इज माय पर्पस। तो मैं कॉर्पोरेट एंटिटीज को टारगेट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि उसके लिए सर्विस क्रिएट की जा सके। तो अदर देन दैट, तो इसीलिए एग्जांपल्स भी वो दूंगा जिसका ताल्लुक कंपनी से होगा। एक और ये नहीं है मैं गैप फिल करूंगा, प्लीज रेस्ट अश्योर्ड कि वो ना कहे कोई बच्चा मुझे नहीं समझ आएगा, सबको समझ आएगा। अच्छा, अब एक एग्जांपल थी जिसमें एक कंपनी ने इनिशियल अलाउंस क्लेम किया था, इसका सेक्शन है अंडर 23, अंडर सेक्शन 23 इनिशियल अलाउंस क्लेम किया था, जो इस वक्त 25% है। राइट नाउ उसका रेट 25% है, 25%। और आजकल ये प्लांट एंड मशीनरी तक महदूद है, ठीक है, मगर इसमें पहले किसी और भी एसेट्स पे हुआ करता था। और जब और एसेट्स पे हुआ करता था तो एक बंदे ने उस वक्त, ये एग्जाम्पल है, उसने प्लांट एंड मशीनरी के अलावा हट के फर्नीचर पे क्लेम किया हुआ था। लिखा है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये उसकी कॉस्ट, और आगे लिखा है इनिशियल अलाउंस 25,000 माइनस किया हुआ है क्योंकि 25% है, और लिखा है इनिशियल अलाउंस। इसको क्या अपॉर्चुनिटी दूं यार? लॉ कहता है नहीं, 122(1) अमेंडमेंट नहीं कर सकते जब तक के नोटिस नहीं दो। कहां लिखा है? 122(9) सेक्शन खोलेंगे 129 लिखा है, नहीं अपॉर्चुनिटी दो फिर ऑर्डर पास करो। मैं कहा यार इसको क्यों दूं? सीधी सीधी लॉ की वायलेशन है। कानून में लिखा है भाई ये फर्नीचर एंड फिटिंग पे नहीं मिलता, उसने फर्नीचर फिटिंग मारा हुआ है, मैंने दिया नोटिस, इसको नोटिस। अब मैं तैयारी करके बैठा हूं और वो रामपुरी निकाल के इसको तो काटूंगा ही, क्योंकि ऑर्डर होगा टैक्स लगेगा। जहनी तौर पे यार ये तो ऑर्डर हो गया, मैं सोच रहा हूँ परफॉर्मेंस हम भी देखते हैं ना, बॉस को दिखानी होती है, ये तो हो गया ऑर्डर, इतने मिलियन तो यहां से आ रहे हैं इस ऑर्डर से, अब और परफॉर्मेंस देख अपनी। जवाब आया ना उसका, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसने अवेल की, उसने रिप्लाई किया। मैंने कहा अरे ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। पता है क्या हुआ? वो सही क्लेम किया हुआ था उसने। हैं ये कैसे हो सकता है? सही क्लेम किया हुआ था उसने। पता है जवाब क्या दिया? उसने कहा डिटेल्ड बैकिंग के साथ, प्रूफ के साथ जवाब दिया
NX A B C करके पूरी बैकिंग लगाई हुई है। उसने क्या लिखा, उसने कहा सर ये जो प्लांट एंड मशीनरी है उसका हिस्सा था। हमारी क्लासिफिकेशन ये है कि हम इसको फिटिंग्स में कवर करते हैं, मगर हेड का नाम फर्नीचर है, फिटिंग्स था। दैट इज व्हाई यू आर लुकिंग एट फिटिंग्स इन द फर्नीचर। फर्नीचर थोड़ी है। पीछे आओ तो सही, नेचर देखो, ये देखें, ये इसकी ये नेचर है, ये इसकी परचेज, ये इसकी इनवॉइस, ये इसकी पेमेंट। बताओ मिलेगा कि नहीं इनिशियल अलाउंस? मिलेगा, क्योंकि किसका हिस्सा था? प्लांट मशीनरी का। और क्लासिफाई कैसे किया था? फिटिंग्स। उसकी मर्जी ना यार, वो कोई भी नाम दे उसको, बबलू, चंदा, बीवी क्या बोलती है, कोई भी नाम दे दे, तो कोई भी नाम दे दे, उसकी मर्जी भाई। बात समझ आई? तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की एक रियल केस मैंने बताया जो सीधा सीधा टैक्स लग रहा था, नहीं लगा। और भी बहुत सारी रीजंस होती हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की, मगर लॉ में लिखा हो। और दूसरा पता है क्या है? दूसरी इसकी केस है नॉट मेंशन्ड, नॉट मेंशन्ड इन द सेक्शन। इसका मतलब उसमें नोटिस का जिक्र नहीं है। याद रखिएगा कि चाहे किसी एक्शन का जो एडवर्स हो सेक्शन में जिक्र हो या ना हो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी, मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये आपका क्या है, क्या है भाई? नेचुरल जस्टिस है भाई, इंप्लॉयड है। आप ऐसे सेक्शंस भी देखोगे, जैसे आगे चल के हम देखेंगे बेस्ड जजमेंट असेसमेंट, उसमें क्या लिखा है? नोटिस नहीं लिखा, मगर देंगे। क्यों देंगे? एडवर्स एक्शन हो रहा है, एडवर्स एक्शन में, मगर फेवरेबल एक्शन में नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके हक में। उसको क्या नोटिस देंगे? फेवर लोगे? वो कहेगा हाँ, क्या फेवर है? ऑर्डर कौन सा करने जा रहे हैं आप? टैक्स कम करने का। ऑर्डर कौन सा करने जा रहे हैं आप? रिफंड का। तो उससे पूछोगे ये रिफंड बन रहा है, लोगे? वो क्यों नहीं लोगे भाई? ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इस चीज की तरफ। आई होप कि यू आर गेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एक चीज की तरफ कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के जो ये दो केसेस आपने देखे, कौन कौन से थे? ये हैं दो केसेस। कौन से केसेस हैं हमारे लॉ में? जिसमें प्रोवाइडेड है और जिसमें प्रोवाइडेड नहीं है। अब हम आते हैं थोड़ी चंद बेसिक्स की तरफ, फिर मैं स्पेसिफिक एक नोटिस पे डिस्कस करूंगा और फिर हमारी आज की क्लास एंड हो जाएगी। देखिए, इसके अंदर ना ये चीज अगली क्लासेस में जाएगी और देन आई विल प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट फॉर यू। रेस्ट अश्योर्ड कि मैं आपको इंशाल्लाह एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट दूंगा। कौन सा? जिसमें एवरीथिंग विल बी समराइज्ड कि आपका एक नोटिस, उसकी प्री कंडीशंस क्या हैं, एक वैलिड नोटिस के अंदर क्या लीगैलिटी है, केसेस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या कहा हुआ है। ठीक है। मगर चंद एक सिर्फ आपकी आज की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि जब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है, यानी कोई नोटिस दिया जाता है, तो लाजिम है कि वो सफिशिएंट हो। सफिशिएंट नोटिस, सफिशिएंट नोटिस का क्या मतलब है? इट्स लीगल टर्म, सफिशिएंट नोटिस दिया गया। नोटिस का वर्ड यहां पे नोटिस एज अ डॉक्यूमेंट नहीं लो, आपको अपॉर्चुनिटी सफिशिएंट वक्त की मिली। मसलन आपको कहा गया टैक्स ईयर 2022, आप 26 में हो, टैक्स ईयर 2022 का फलाना रिकॉर्ड प्रोवाइड करो या फलानी चीज बताओ, और आपको टाइम दिया गया 3 दिन। इज इट सफिशिएंट? ऑब्वियसली नॉट। तो इसका मतलब कितना टाइम मिलना चाहिए? कोई फिक्स नहीं है, मगर इट हैज टू बी क्या? सफिशिएंट। और ये सफिशिएंट है कि नहीं है, किस पे डिपेंड करेगा? सर्कमस्टेंसेस पे। कभी कभी तो 7 दिन भी सफिशिएंट होंगे और कभी 100 दिन भी सफिशिएंट नहीं होंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द इशू, डिपेंड्स अपॉन दी वो सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी देनी है बल्कि सफिशिएंट भी हो। ओके। बिल्कुल सही है, वो केस टू केस होगा। फिर जो इश्यूज हैं वो स्पेसिफिकली कन्फ्रंटेड हो, इशू कन्फ्रंटेड हो। एक बात याद रखिएगा, कोई ऐसा ऑर्डर जिसमें इशू कन्फ्रंटेड नहीं था पास ही नहीं हो सकता। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, और ये आपको फेस करना पड़ता है कभी कभी।
होता क्या है, शो कॉज के बाद उसको एक नया इशू याद आता है। शो कॉज इशू हो चुका है, शो कॉज नोटिस इशू हो चुका है, उसमें वो इशू नहीं था, वो ऑर्डर में उस पर भी ऑर्डर पास कर देता है। आपको कन्फ्रंट किया गया था 3 इश्यूज पे, रॉन्ग रेट, डेप्रिसिएशन का क्लेम, प्रोविजन, बस बाद में पता चला एक क्रेडिट भी गलत लिया है, उसको भी ऑर्डर में पास कर दिया। क्या ये ऑर्डर वैलिड है? नो ऑन द 4th ग्राउंड, नो 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 नो। क्यों? कि जो इशू कन्फ्रंट नहीं हुआ उस पर ऑर्डर नहीं हो सकता। और कन्फ्रंट करने का तरीकेकार क्या है? कभी कभी वो कन्फ्रंट कर देते हैं, भाई ऑफिस बुला के यार ये देख लो, और नोट शीट पे आपको साइन ले लेंगे। इज इट द प्रॉपर वे? या प्रॉपर नोटिस आना चाहिए? अब अगर नोटिस आया तो सुनो, क्या शो कॉज नोटिस पे सप्लीमेंट्री आ सकता है? ये बहुत बड़े लीगल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि शो कॉज पे तो टाइम रन करता है, वो तो टाइम रन शुरू हो गया उसका 120 दिन 180 दिन। तो आज अगर वो दोबारा कोई इशू दे रहा है, इसका टाइम क्या होगा? ये बहुत निटिग्रिटीज है, इसमें बाद में जाऊंगा, बट जस्ट टू सेंसिटाइज यू कि इशू स्पेसिफिकली कन्फ्रंटेड होगा इन द शो कॉज तो ऑर्डर पास हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। फिर आए सेक्शंस, सबसेक्शंस, सेक्शंस, सबसेक्शंस, क्लॉजेज। अगर किसी सेक्शन में 3 अलग अलग केसेस हैं, किसी सेक्शन में 3 अलग अलग केसेस हैं, तो सबसेक्शन भी स्पेसिफाई होना चाहिए। अगर एक सबसेक्शन में 3 अलग अलग क्लॉजेज हैं, तो क्लॉज भी स्पेसिफाई होना चाहिए। अगर किसी क्लॉज में 2 सब क्लॉजेज हैं, तो वो भी स्पेसिफाई होना चाहिए, क्योंकि आप उसको किस चीज के लिए इल्जाम लगा रहे हो तो डिफेंड करें। किस चीज पे डिफेंड करूं खुद को, बताओ तो सही। मगर अगर सेक्शन में बात ही एक है तो सेक्शन लिखना काफी है। जब रूट ही एक है तो एक ही रास्ते से जाएंगे ना, तो सेक्शन लिखना काफी है। मगर सेक्शन लिखना काफी नहीं है अगर उस सेक्शन में मल्टीपल रूट्स हैं तो। अब इसकी एग्जांपल है 111, सेक्शन 111 क्या है? कंसीलमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा ये भी, लॉ ऑफ टैक्स नोटिस का, कि कंसीलमेंट का एक सेक्शन है जो कहता है कि अगर किसी ने इनकम छुपाई उसको पकड़ा जाएगा, टैक्स किया जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ टैक्स नोटिस का, 111। आपको पता है 111 को बेड लक कहा जाता है? मुझे तो नहीं पता, वेस्ट में वो नेल्सन बोलते हैं, नेल्सन, पता नहीं क्यों, मैंने कभी इसको रिसर्च नहीं किया। एक वो डिकी बर्ड एम्पायर होता था क्रिकेट का, जब स्कोर होता था 111 तो जंप करता था, और उस पर कमेंटेटर कहते थे कि अब जिसने बेड लक हटा दी, क्योंकि 111 इज अ नेल्सन, और वो कहते हैं बेड लक है। और मैं मजे की बात बताऊं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो बेड लक सेक्शन है 111, उस पर लिखा है क्या? कंसीलमेंट ऑफ इनकम। और जब इससे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 होता था, तो यही बात लिखी होती थी सेक्शन 13 में, जो भी बेड लक। इसका मतलब ये है ही टैक्स पेयर की बेड लक। तो ये सेक्शन बड़ा केयर के साथ हैंडल करना होता है। हमारा अभी जो लास्ट अभी बैच में पढ़ा रहा था एक स्टूडेंट है, मुझे लग रहा है हिस्ट्री का पहला टैक्स एडवाइजर होगा जिसने 111 विथड्रॉ कराया। ऑफिसर हैज टू विथड्रॉ इन राइटिंग, वो सेक्शन विथड्रॉ कराया, क्योंकि वो जो आर्ग्यूमेंट मैंने डिस्कस किए थे ना, वो यही थे। कौन सा था? सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज। पहले तो बता जवाब किस चीज का दूं? वो कहता है 111 का। भाई 111 में तो 4 चीजें, उसमें किसका दूं? वो तो आपने स्पेसिफाई नहीं किया ना। करो ऑर्डर तो मैं कैंसिल कराऊं आपका ऑर्डर। क्यों? ऑर्डर इलीगल है। क्योंकि जब कहते हैं जिस बुनियाद ही गैर कानूनी हो तो बनने वाली बिल्डिंग भी, तो बुनियाद बनती है किस पे? नोटिस पे। ऑर्डर की बुनियाद किस पे बनती है? नोटिस पे। नोटिस ही इलीगल तो सुप्रा स्ट्रक्चर भी इलीगल गिरेगा। इट हैज टू फॉल, चाहे वो सही क्यों ना हो। तो दैट इज व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोटिस इसको देखना। आई होप कि चंद चीजें आपने सीखी आज। अब एक नोटिस को जब हम स्टडी करेंगे, से फॉर एग्जांपल फर्स्ट नोटिस हम स्टडी करेंगे, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बस थोड़ा सा लूंगा, 5 मिनट और, ज्यादा नहीं, ठीक है। देखिए हमारा लॉ ऑफ टैक्स नोटिस का नोटिस नंबर 1 लाने से पहले, नोटिस नंबर 1 क्या है? शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 122(9). ये डिस्कस करने से पहले, इसको आपके टेबल पे लाने से पहले एक बात और आपको बता दूं कि ये जो नोटिस हैं
जब आपके पास आते हैं वेरियस सेक्शंस के, तो इसको अकाउंटेंट अलग तरीके से लेता है, लॉयर अलग तरीके से लेता है। अब मैंने दोनों को ट्रेन करना है, लॉयर को अकाउंटिंग टेक्निक्स बतानी है, अकाउंटेंट को लीगल टेक्निक्स बतानी है, ताकि दोनों बराबर हो जाएं, पार हो जाएं। अब नोटिस देखा और लॉयर देखेगा कैसे चैलेंज करूं इसको, कैसे रोकूं इसको, अकाउंटेंट देखेगा कैसे कंप्लाई करूं वो कहेगा कैसे जिसको कंप्लाइंस करूं। अब अकाउंटेंट को सिखाया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें बैलेंस शीट 1 रुपए से भी टैली नहीं हुई तो गड़बड़ है, और लॉयर को सिखाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कल मैंने सिखाया था, जो आधे से ज्यादा कवानीन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देता है। उसका ट्रेनिंग ही किस चीज पे, कैसे लॉज को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करवा दूं। तो ये दोनों अप्रोचेस पता होनी चाहिए, मगर द गुड अप्रोच इज ऑलवेज इन बिटवीन, कि हम अपना काम कैसे निकालें। एंड मैं आपको ये जो लॉयर का लड़ना भी सिखाऊंगा, अकाउंटेंट की कंप्लायंस भी सिखाऊंगा, मगर बिजनेस करना भी सिखाऊंगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारा ऑब्जेक्टिव लड़ते रहना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, वो क्लियर रखना है। कहीं पे कंप्लायंस करना अच्छा होगा कर दो, कहीं पे लड़ना होगा तो वो स्ट्रेटजीज भी बनती जाएंगी। इसके लिए डिजाइन किया हुआ है आखिरी सब्जेक्ट जो लास्ट मंथ में पढ़ाएंगे, टैक्स प्लानिंग, वो स्ट्रेटजीज होंगी पूरी, ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ कि शो कॉज नोटिस जब आता है तो उसके अंदर हम देखते हैं प्राइमरीली 2 चीजें, एक टेक्निकलिटीज, क्या देखते हैं हम उसमें, और दूसरा देखते हैं मेरिट। इन 2 चीजों पे उसको तोला जाता है। टेक्निकलिटीज का क्या मतलब है, सबसे पहले टेक्निकलिटी ये देखी जाती है नोटिस की कि जिस ऑफिसर ने वो नोटिस दिया उसके पास उसकी ज्यूरिसडिक्शन थी कि नहीं थी। ज्यूरिसडिक्शन एक टर्म है कि क्या उसके पास कानूनन वो टैक्स पेयर उसकी ज्यूरिसडिक्शन, उसकी पावर में फॉल करता है कि नहीं करता। फॉर एग्जांपल एफबीआर की ज्यूरिसडिक्शन गिवन है फंक्शनल डिवीजन। फंक्शनल डिवीजन क्या होता है, ऑडिट का ऑफिसर अलग, इन्फोर्समेंट का ऑफिसर अलग, लीगल का ऑफिसर अलग। आप सिर्फ ऑडिट के सेक्शन इन्वोक करोगे, आप सिर्फ इन्फोर्समेंट के सेक्शन करोगे, ये क्या है, ऑफिसर की ज्यूरिसडिक्शन। अब एक मुझे yesterday कॉल आती है, वन ऑफ माय स्टूडेंट कॉल्ड एंड सेड कि सर ये सेक्शन है और इसमें लिखा है कमिश्नर ये काम करेगा, हमें नोटिस मिला है और उसमें लिखा है एडिशन अपना ये असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर। तो ये आपको नहीं लगता कि ये किसी गलत बंदे ने नोटिस दिया है? मैंने कहा देखो ये आपकी बात, आई एम हैप्पी कि आपने नोट किया, बिकॉज यू डोंट बिलोंग टू टेक्स्ट बुक, अकाउंट्स और फाइनेंस में काम करती है, लड़की थी। मगर मैंने कहा एक काम कर लो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन है जिसका नंबर है 210 और उसमें लिखा है पावर ऑफ डेलीगेशन, जिसमें लिखा है कमिश्नर अपनी पावर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डेलीगेट कर देता है। तो मैंने उसको बताया कि जहां जहां कमिश्नर लिखा होता है वो सारी पावर कमिश्नर असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर को डेलीगेट कर चुका होता है। इट मीन्स के ऑल द पावर्स गिवन टू द कमिश्नर कैन बी एक्सरसाइज बाय असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर। द नोटिस इज वैलिड इन माय व्यू। हाँ, अगर कोई शक हो कि वो ऑफिसर की नोटिफिकेशन इशू नहीं हुई, कोई वजह है, फिर चैलेंज कर लो कि सर आपके नोटिस की हम कंप्लायंस करेंगे, मगर पहले आप ज्यूरिसडिक्शन की नोटिफिकेशन दिखाएं, बिकॉज पब्लिक डॉक्यूमेंट। मगर ऐसा होना 99% नहीं होता, जरूरत नहीं है। वो कैसे काम नहीं करेंगे भाई, वो तो उनका रूटीन का काम होता है ज्यूरिसडिक्शन नोटिफिकेशन निकालना। वो तो उसके बगैर फाइल को हाथ नहीं लगाता बंदा कि मुझे ज्यूरिसडिक्शन तो दो, क्योंकि इस ज्यूरिसडिक्शन के चक्करों में बड़े पुराने अफसर जलील हुए, सस्पेंड हुए कि ये केस नहीं था, तुमने नोटिस कैसे दिया। और आजकल दे भी नहीं सकते नोटिस, क्योंकि वो आईरिस में उसका प्रोफाइल ही नहीं होता, सिर्फ उसी को वो टैक्स पेयर ही वही दिखता है जिसकी वो ज्यूरिसडिक्शन लेते हैं। बट एनीवे, ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है, सही बंदे ने नोटिस दिया है। तो यू मस्ट बी फैमिलियर
इसको सही टैकल कब कर पाओगे? जब आपको एफबीआर के ज्यूरिसडिक्शन ऑर्डर्स का इल्म होगा कि एफबीआर ज्यूरिसडिक्शन देता कैसे। अब एफबीआर फंक्शनल ज्यूरिसडिक्शन देता है तो सिर्फ कोई फंक्शन असाइन करेगा, एरिया ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन देता है तो एरिया असाइन कर देगा, और कहीं कहीं पे लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन देता है तो चंद सेक्शन असाइन कर देगा कि ये सेक्शन इसको पावर दी जा रही है। तो प्लीज इस चीज को आप आज से आदत डाल लें कि एफबीआर की वेबसाइट पे जब भी ज्यूरिसडिक्शन ऑर्डर आए उसको पढ़ लिया करो गौर से, और मैं भी जब टॉपिक आएगा तो मैं इसको सिखाऊंगा, मैं सामने रखूंगा, ये देखो ऑर्डर, बताओ इसमें क्या गलती है, देखो क्या है, ये देखो इसको ये पावर नहीं है, इसको ये पावर है, सिखाऊंगा ताकि आपको ज्यूरिसडिक्शन इवैल्यूएट करना आ जाए। ऐसे नोटिफिकेशन, आप नोटिस देखे तो कुछ नहीं कर सकते, नोटिस देखेंगे हाँ सही है, नीचे क्या लिखा है, तीसमार खान, ऑफिसर का नाम है तीसमार खान, और नीचे क्या लिखा है भाई उसका, और कैसे पता हो? ये कभी भी यहां से नहीं पता चलेगा, उसके पीछे जब जाएंगे तो पता चलेगा, वो नोटिफिकेशन निकालनी पड़ेंगी आपको। तो एक आदत डालने अपने पास एफबीआर के कम से कम उस टैक्स ऑफिस की नोटिफिकेशंस अपने पास रखा करो जिसके साथ आप ज्यादा डील कर रहे होते हो, तो उसके ऑफिसर्स की ज्यूरिसडिक्शंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो वरना आप सवाल कैसे उठाओगे? सेकंड, टेक्निकलिटी में क्या आता है, सेक्शन की ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं है। अब ऑफिसर के पास केस की तो ज्यूरिसडिक्शन है मगर उस सेक्शन की ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, एक ऑफिसर पोस्टेड है बैंक्स में मगर वो 177 की ज्यूरिसडिक्शन नहीं एक्सरसाइज कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके ऑर्डर में लिखा था कि केसेस फॉलोइंग इन टेबल फला रो फला, उसके हवाले से ये वो पावर एक्सरसाइज करेगा जो कॉलम 4 में होंगे। कॉलम 4 में सेक्शंस देखिए, वो तो सेक्शन ही नहीं है। तो सिर्फ बैंक की ज्यूरिसडिक्शन होना, टेलीकॉम की ज्यूरिसडिक्शन होना, फार्मा, टेक्सटाइल, सीमेंट की ज्यूरिसडिक्शन होना काफी नहीं है, सेक्शन भी देखने पड़ते हैं कि क्या इस सेक्शन की पावर इसके पास है कि नहीं है। सिर्फ उसका कमिश्नर होना काफी नहीं है, डिप्टी कमिश्नर होना काफी नहीं है, उसके पास पावर भी तो हो। टेक्निकलिटीज में और हम क्या देखते हैं, टेक्निकलिटीज में हम देखते हैं कि क्या उस नोटिस ने जिस सेक्शन के तहत इशू हुआ, जैसे 122(9), उसमें टाइम लिमिटेशंस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, यानी क्या वो टाइम बार्ड तो नहीं है। क्या वो लिखा था कि जी नोटिस इशू कर सकता है 5 years आफ्टर द एंड ऑफ सच एंड सच, क्या वो पुराना ईयर तो नहीं उठा लिया उसने, टाइम बार तो नहीं है। तो आप ऐसे नोटिस का जवाब दोगे या सिर्फ क्या कहोगे कि योर ऑनर आप इस नोटिस को इशू कर ही नहीं सकते क्योंकि द नोटिस वाज टाइम बार्ड। टाइम बार्ड का क्या जवाब दूं? टाइम बार्ड का कोई जवाब नहीं होता सिवाय इसके कि इट्स टाइम बार्ड। ओके, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। उसके बाद टाइम बार्ड नहीं है मगर एक और चीज हम देखेंगे, क्या उस सेक्शन के मौजूद रिक्वायरमेंट्स, नोटिस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट्स अंडर द प्रोविजन, अब वो प्रोविजन कुछ भी हो सकता है, सेक्शन सब सेक्शन, वो मीट की कि नहीं की। अब हम देखेंगे 122(9) में कुछ प्रोविजन की टाइम के अलावा रिक्वायरमेंट्स भी होती है, वो भी देखनी पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं टेक्निकलिटीज, टेक्निकलिटीज को, और अगर आप उसमें टेक्निकलिटीज में कोई इंफॉर्मेटिव पाते हो तो जवाब लिखते वक्त पहले लिखते हो क्या, सेगमेंट ए, फिर सेगमेंट बी। सेगमेंट ए में क्या लिखते हो, प्रीलिमिनरी लीगल ऑब्जेक्शंस। पहली हेडिंग क्या होती है, प्रीलिमिनरी लीगल ऑब्जेक्शंस, और उसमें आप क्या बताते हो उसको प्रीलिमिनरी लीगल ऑब्जेक्शंस में कि देखें आपके नोटिस में ये इंफॉर्मेटिव है, आप पहले इसको दूर कर लो। कुछ दूर हो सकती है, क्यूरेबल होती हैं, कुछ क्यूरेबल नहीं होती। अगर वो क्यूरेबल हैं तो कहते हैं आप उसको पहले दूर कर लो फिर मैं जवाब दूंगा। और अच्छा होता है, बेहतर होता है कि इसको पार्ट ए के साथ पार्ट बी का भी जवाब दे दो अगर वो क्यूरेबल है तो, क्योंकि अगर वो क्यूरेबल नहीं है तो आगे पार्ट बी नहीं होना चाहिए, बस खत्म, यही जवाब है इसको, भाई आप नहीं। मगर अगर क्यूरेबल है ना तो मैं समझता हूं बेहतर क्या है, दूसरा जवाब भी दे दो, और वो पता क्या है, वो मेरिट्स का भी जवाब दे देना चाहिए
सिर्फ लिटिगेशन में लड़ने से कोई नहीं होता, मेरिट पे जवाब देना चाहिए। आपको इतना टैक्स आना चाहिए कि मेरिट पे भी डिफेंड कर सकोगे इसको, वो सीखेंगे यकीनन, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। मेरिट्स क्या है, व्हाट इज द मेरिट? अब मेरिट ये है कि जो इशू कन्फ्रंटेड था वो वैलिड है कि नहीं है, इशू या इश्यूज कन्फ्रंटेड हैं वो वैलिड है या नहीं है, वैलिड और नॉट, और फिर उसको कैसे डिफेंड किया जाता है। देखिए एक मैं बात बताऊं, मुझे इंडस्ट्री से काफ़ी लोग उनकी बड़ी मेहरबानी अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। कुछ दिन पहले भी किसी दोस्त ने कहा कि जी आपकी टैक्स एडवाइजरी के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और मैं उस दिन मुझे ख्याल आ गया उस पहले दिन का जब मैंने डिसाइड किया था कि यार मैं टैक्स एडवाइजरी पे काम करूँगा। खुद तो नहीं करूँगा बट मैं एडवाइज़र प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि एक डिपार्टमेंट का व्यू है, एक टैक्स पेयर का व्यू है, एक फेयर व्यू है। वो फेयर व्यू मैं देना चाहता हूँ। चाहे अब वो कब हुआ था पता है, मुझे एक केस मैंने देखा, डिपार्टमेंट का ही था। अब मेरे एक सीनियर जो पहले टैक्स मेरे ऑफिसर बॉस हुआ करते थे, उन्होंने जॉब छोड़ के अर्ली रिटायरमेंट लेके एडवाइजरी कर रहे थे, ट्रिब्यूनल में वो बैठे थे मेरे साथ। अब पहली दफ़ा उनकी जॉब छोड़ने के बाद मुलाकात हुई तो मुझे वो कहते हैं कि यार डिपार्टमेंट को क्या हो गया तारिक? सर क्या हो गया? कहते यार ये किस किस्म के ऑर्डर पास कर रहे हैं, हम जब तक थे हम तो इस तरह नहीं करते थे। क्या हो गया सर बताएं तो सही। कहते हैं यार ये एक अफसर ने नोटिस इशू किया है, उस पर ऑर्डर भी पास कर दिया है, और उसने 111 की कंसीलमेंट साबित कर दी है। कंसीलमेंट और कंसीलमेंट साबित कर दी उसने कहा, क्या कहा है? कहता है बैलेंस शीट का डेबिट साइड भी उठाया, क्रेडिट साइड भी उठाया, सो यहाँ से मिला के कहा 200 की कंसीलमेंट है। क्या बैलेंस शीट की डेबिट एंड क्रेडिट साइड अलग अलग चीज होती है? वो एक ही चीज है। ये 100 ही है, 200 हो ही नहीं सकता, ये ऐड कर ही नहीं सकते भाई, क्योंकि इसी से तो वो चीज बनी है। डबल एंट्री है, डबल एंट्री है। कहते हैं ज्यादा से ज्यादा उसको अगर करना चाहिए था ना 100 को टैक्स करना चाहिए, तो वो भी गलत है। मतलब वो भी क्या नॉनसेंस, वो भी जोक होगा। मगर कहते हैं 200 को उसने टैक्स किया यार, तो इजंट इट अकाउंटिंग जोक? मैं कहा सर ये किसने किया? नाम नहीं बताया आखिर तक उसने। कहते छोड़ दो बस। मैं कहा किसने किया? देन आई रियलाइज्ड कि यार नहीं, थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे उस्तादों ने कुछ सिखाया तो मुझे भी सिखाना चाहिए। मुझे भी डिपार्टमेंट के अंदर ट्रेनिंग्स करके अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके मैं पीछे पड़ गया। तब से लेके आइडिया मैंने इवॉल्व किया था कि यार ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा हो, तो एडवाइजरी की तरफ भी ज़रूरी क्या है कि एक एक्सट्रीम व्यू, दूसरा एक्सट्रीम व्यू, एक फेयर व्यू, वो फेयर व्यू दिया जाए ताकि मुल्क का भी भला, सिटीज़न का भी भला, ये दोनों का भला करने की हम कोशिश करेंगे। एक फेयर व्यू की हम बात करेंगे, हम कोई एक्सट्रीम की बात नहीं करेंगे। अगर हम एक तरफ देखेंगे कि जो पावर, देखिए मुझे बात बताएं, डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस कितने अच्छे आते हैं, कितने वैलिड नोटिस होते हैं। मेरे पास जो काम होता है ना, सबको पता है, यकीन कर लें, मेरे पास कभी भी काम होता है तो मेरे सीनियर्स को, जैसे चेयरमैन को, टैक्स पेयर ज़्यादातर जो कहते हैं कितने सर देखें मसला हल करना है ना, तारिक तुनियों को बोल दो, जो बोलेगा हम मानेंगे। और मैं कहता हूँ यार ऐसे तो ना करो यार तुम। वो उसको पता है कि यार ये जो बात करेगा वो फेयर हो, फेयर ओपिनियन होगा। पहले तो समझेगा, समझ के बात करेगा, समझने की भरपूर कोशिश करेगा। फैक्ट के कभी भी मैं डिसएग्री नहीं करता। फैक्ट पे डिसएग्री करने का मतलब क्या है? नॉनसेंस यार। फैक्ट मानो, नहीं आता सीखो। तो मैं आपको एक अर्ज करना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट के नोटिस अगर मैं आपको बताऊं कि कितने नोटिस होते हैं जो अजीब किस्म के होते हैं, आपका क्या ख्याल है कितने होते हैं जो अजीब किस्म के नोटिस आते हैं? बहुत सारे। मेरा तो ख्याल है कि 75% अजीब से होते हैं, और उसमें से कुछ तो बहुत ही अजीब से होते हैं। अब मैं कुछ और लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता वरना वो टीवी पे बीप बीप हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इधर कुछ अच्छा काम भी करते हैं भाई, वो तभी तो वो है ना, कुछ बहुत अच्छा काम भी करते हैं भाई, क्यों नहीं। तो 25% बड़ा अच्छा काम होता है जो आपको दौड़ाएगा, फिर मज़ा आएगा आपको। जब दौड़ोगे तो मज़ा आएगा, सीखोगे। मगर बात ये है कि इनको कैसे हैंडल करेंगे भाई? नो प्रॉब्लम, ये कोर्स ही काफ़ी है आपके लिए। इसको हैंडल करने के लिए कोर्स ही काफ़ी है आपको।
दौड़ेंगे हम उन चीज़ों पे जो 25% होगा तो उस पर करेंगे, यस मेहनत, रियल मेहनत करेंगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे फिर बैलेंस आएगा। तो आपका ये जो कोर्स डिजाइन है ना लॉ ऑफ टेक्स्ट नोटिसेस का, वो आपको 2 तरीके से कवरेज देगा। अब मैं थोड़ा कंक्लूड कर रहा हूँ आज की क्लास को क्योंकि टाइम हमारा एंड हो गया कि इस कोर्स में जो आज पहला सेशन था इसमें मैंने पूरा स्ट्रक्चर ले डाउन कर दिया आज कि कैसे टेक्स्ट नोटिसेस की इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है, कैसे उसको हैंडल किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, लॉ ऑफ टेक्स्ट नोटिसेस के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नोटिसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑल नोटिसेस जो आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि कौन से हैं, किस सेक्शन में हैं, ताकि आपको पता होगा आप जब कभी कंपनी में जैसे काम करते हैं या आपको कोई कंपनी वाला आएगा फ़ोन करेगा तो पहला सवाल आप फ़ोन पे क्या पूछेंगे, किस सेक्शन का है, वहीं आप बता पाएंगे कि क्या हुआ है। आपका सारा जो काम होगा, एक वक्त आएगा मैं भी आपके साथ कोड में बात करूंगा जो कोई नहीं समझ सकेगा। मैं क्या बोलूँगा 114 है तो 120 हुआ तो 122 9 है, उसके बाद 122 1 है, और 122 1 होगा तो 124 भी हो सकता है, मगर दोनों में 122 5 भी है। और मगर ये बात आप और हम ही समझ सकेंगे, कोई नहीं समझेगा, बिकॉज दिस इज दी सेक्शंस और सब सेक्शंस। ठीक है, तो पहले तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे सारे सेक्शंस, ओके। फिर उन सारे सेक्शंस में बताए गए नोटिस की हम टेक्निकलिटीज को भी स्टडी करेंगे, टेक्निकलिटीज को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे इसकी क्या क्या इन अदर वर्ड्स हमें समझना होगा क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस नोटिस के वैलिड होने पे, रिक्वायरमेंट्स उस नोटिस के वैलिड होने पे क्या है, ओके। और फिर जो इश्यूज हैं, मेरिट पे जवाब देना आपको आएगा या नहीं आएगा, सुनिएगा। वो ये सब्जेक्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा मेरिट को, वो सब्जेक्ट करेगा इश्यूज एंड सॉल्यूशंस, पेपर 1। मेरिट पे जवाब देना आपको ये P2 नहीं सिखाएगा, P1 सिखाएगा। वो सब्जेक्ट वो है जहाँ पे इश्यूज और सॉल्यूशंस, इश्यूज ये हैं, सॉल्यूशंस ये हैं। जैसे आपने कल भी देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, तो आप कैसे चैलेंज करोगे, उसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और रियल सेंस में अब देखिए मेरे लिए ना काम बड़ा आसान हो गया है ये लास्ट साल 1.5 साल से 2 साल से, क्योंकि अब ना पहले मैं आपको ज़बानी तौर पे मिसालें दे के समझाता था, देखिए ये भी होता है, देखिए ये भी होता है, मगर आज में अगर आपके लिए कुछ ऐसे नोटिसेस जो रियल लाइफ की तरह होंगे, टिपिकल, मगर रियल लाइफ में भी वैसे ही नोटिसेस आते हैं, चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसकी बेकिंग पे पूरा रिकॉर्ड बना सकता हूँ खुद ही और मैजिक, और चाहूँ तो मैं आपको सैंपल ऑर्डर भी दे सकता हूँ। सारे पेपर जो रियल लाइफ में आपको फेस करने पड़ते हैं ये मैं बना सकता हूँ। बना नहीं सकता, मैंने बना भी लिए हैं, आपको दूंगा भी। पता है कैसे? आंटी जीपीटी वो बना के दे रही है, वो कमाल कर रही है। ठीक है, तो आपको वो रियल लाइफ से मिलती जुलती चीज़ें भी मिल जाएंगी। और मेरी ख्वाहिश ये है कि इस बैच की एंड पे आपको इतना मटेरियल हो कि उसको बाइंड कराओ, किताबें बन जाएं, आपके मैनुअल्स बन जाएं। एट द एंड ऑफ द बैच अब आपका मैनुअल बनेगा, क्योंकि मैं इतनी चीज़ें आपको दे दूंगा, और वही फिर आप कैरी करोगे फॉर द प्रोफेशनल लाइफ, जाके आपको हेल्प होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में जब आएगी P2 की क्लास तो स्टडी कर रहे होंगे नोटिस नंबर 1, और नोटिस नंबर 1 जो है उसका आज हमने बेसिस भी ले डाउन कर दिया है, मगर हम पढ़ेंगे कैसे? खोलेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, रखेंगे एक सैम्पल नोटिस सामने, और आपको मैं कहूँगा बताएं इसमें वो चीज़ मौजूद है कि नहीं है। ये जो आप रिक्वायरमेंट्स हैं मैं आपसे ड्राफ्टिंग कराने की कोशिश भी करूँगा, और मैं कहूँगा बताएं क्या क्या इन्फॉर्मेटिव है। तो वन बाय वन आप इन नोटिस को स्टडी करते करते पूरे ऑर्डिनेंस में मौजूद सारे नोटिस को आप ना सिर्फ पढ़ लोगे बल्कि उसको हैंडल करना भी सीखोगे इंशाल्लाह। अब बाद में जो है इसकी कंपाइलेशन कर लेंगे, आपके वो बन जाएंगे एक हैंडबुक। ठीक है, चले भाई, थैंक यू भाई। ऑनलाइन होप के आपके लिए थिंग्स वर ओके और आपको चीज़ें समझ आएंगी। कल हम जाएंगे P3 के साथ, और इसी तरीके से आपका हर एक सब्जेक्ट जो होगा वो जाएगा। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है, आपको कंसिस्टेंसी से क्लासेस लेनी पड़ेंगी। कोशिश कीजिएगा कि, क्योंकि मैंने भी इस दफ़ा वो कहते हैं ना कफन बांधा हुआ है सर पे, कि कोई क्लास इंशाल्लाह मैं हैंडल मतलब ऐसे नहीं करूँगा कि छोड़ दूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा एक क्लास भी, अनलेस कोई ऐसी मजबूरी हुई, वरना मैं कोई कैंसिल नहीं करूँगा। क्लास हम रखेंगे रमज़ान या नो रमज़ान,
ठीक है। तो ऑब्वियसली रमज़ान की टाइमिंग थोड़ी चेंज होगी, मगर ऐसे होगा कि क्लासेस आप लें। हाँ, ज़रूरी नहीं है लाइव हो, आप फिजिकल हो, नहीं, आप रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हो, बट मेक श्योर कि डिले ना करें। डिले करने से कंपाइल अप हो जाएगा, फिर कोर्स का वो फ़ायदा नहीं रहता। फिर सारे लेक्चर अगर आपने एक साथ सुनने हैं तो फिर वो आप लर्न नहीं कर सकेंगे, ठीक है। वो ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये कोई वो भी नहीं है कि पेपर पास करना है, इस तरह भी नहीं है। तो इसीलिए इसको ट्राई टू एंजॉय इट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।